तो 28 फरवरी की तारीख थी और एक चिंगारी जो काफी अरसे से सुलग रही थी वो अचानक एक बड़ी आग बन गई। जी हाँ, ईरान में जंग की वापसी हो चुकी थी। तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात थीं। और फिर अमरीकी सदर का वो बयान सामने आया, सिर्फ 3 अल्फाज, बड़ी जंगी कार्रवाइयां। इन 3 अल्फाज ने जैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और बस इसी के साथ इस नए तनाज़े का बाकायदा आगाज हो गया। सारी दुनिया की नज़रें एकदम से इस खित्ते पर जम गईं। सवाल ये है कि ये आग इतनी अचानक भड़की कैसे? चलें एक नज़र डालते हैं उन वाक़यात पर जिन्होंने एक पूरी मुकम्मल फ़ौजी कार्रवाई की राह हमवार की और पूरे खित्ते को एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। देखें, सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। बात शुरू हुई अमेरिका और इसराइल के एक मुश्तरका प्री एम्प्टिव हमले से। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनई हलाक हो गए। फ़ौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खमनई को उनका जानशीन बना दिया गया। और हैरत की बात यह है कि इसी अफरा तफरी में अमन की तजवीज़ पर भी बातचीत शुरू हो गई। ये जो वाक़यात की तेज़ रफ्तार तरतीब थी ना, इसी ने पूरे खित्ते को जंग में धकेल दिया। अब किसी भी जंग में सिर्फ हथियार नहीं चलते, अल्फाज की जंग भी साथ साथ चलती है। तो अब जरा देखते हैं कि इस लड़ाई में जो बड़े खिलाड़ी शामिल हैं उनका सरकारी मौक़िफ़ क्या है, वो दुनिया को क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इजराइल, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और कह लें कि सख्त है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये कहना कि हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को कुचलते रहेंगे, ये साफ जाहिर करता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी फ़ौजी कार्रवाई को आखिर तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ ईरान को देखें, उनका अंदाज दिफाई भी है और पुरज़्म भी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वो किसी भी ज़मीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि ये जंग हमने शुरू नहीं की, तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। और फिर आता है अमेरिका का मौक़िफ़। व्हाइट हाउस के एक अहलकार के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ईरान की तरफ से किसी भी हमले को रोकने के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी पूरी तरह तैयार है, यानी वो अपने मफादात के दिफा के लिए बिल्कुल अलर्ट हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक तज़ाद। देखें, कुछ अरसा पहले तक नेतन्याहू ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए नए इत्तेहाद बना रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान के जो इलाकाई इत्तेहाद हैं वो इसराइल के लिए कोई वजूदी खतरा नहीं रहे। तो ये बयानात में तब्दीली क्यों? ये इस जंग के दौरान जो पेचीदा पैगाम रसानी हो रही है, शायद उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, तो जंग के मैदान और सियासी बयानात से ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस जंग का एक और बहुत अहम महाज है और वो है इक्तिसादी महाज, और इस महाज का मरकज़ है आबनाए हुर्मज़। अब आबनाए हुर्मज़ है क्या? ये खलीज फारस को खुले समंदर से मिलाने वाली एक बहुत अहम आबी गुज़रगाह है। आप इसे आलमी तिजारत की शहरक समझ लें। दुनिया की तिजारत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये ईरान और ओमान के पानियों में है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये आबनाएं खुली हैं या बंद? यहाँ हमें 2 मुख्तलिफ बातें सुनने को मिल रही हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि भाई आबनाएं खुली हैं, बस उन जहाज़ों के लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस से वार्निंग दे रहा है कि इसकी बंदिश की वजह से आलमी खाद की आधी से ज़्यादा बरामदात रुक गई हैं और कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। 50%! ज़रा इस अदद पर गौर करें। आलमी खाद की बरामदात में 50% कमी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमें बताता है कि कैसे एक खित्ते की जंग पूरी दुनिया के किचन तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ तेल का मसला नहीं रहा, अब तो आलमी फूड सप्लाई चेन दांव पर लग गई है। देखें, इस तरह की जंगें कभी भी एक जगह तक महदूद नहीं रहती। इनके असरात पानी में फेंके गए पत्थर की तरह लहरों की सूरत में दूर दूर तक फैलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जंग अपने मरकज़ से निकलकर पूरे खित्ते पर कैसे असरअंदाज हो रही है। पड़ोसी मुल्कों में खलबली मची हुई है। लबनान, वो इजराइल पर नए कब्जे का इल्ज़ाम लगा रहा है। शाम ने कहा है कि जब तक हम पर हमला नहीं होता हम गैर जानिबदार रहेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और सऊदी अरब में अमेरिका अपने शहरियों को कह रहा है कि भाई शेल्टर्स में रहो। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और फैलती हुई कशीदगी की तस्वीर दिखा रहा है। जियोपॉलिटिक्स और बड़ी बड़ी चालों से हटकर एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है जंग की इंसानी कीमत। वो कीमत जो आम लोग और इमदादी काम करने वाले अपनी जानों से अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़ज़ाई हमले में ईरानी हिलाल अहमर का एक इमदादी कारकुन मारा गया। फिर ईरान की वजारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने सरीह जंगी जुर्म करार दिया। ये वाक़यात
یہ اس جنگ کا وہ تاریک چہرہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ساری تباہی اور افراتفری کے بیچ ایک چھوٹی سی امید کی کرن بھی نظر آتی ہے۔ عراق میں آثار قدیمہ کے ماہرین تاریخ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ قدیم شہر عروق اور موصل کی النوری مسجد جیسے مقامات پر بلو شیلڈ کے نشان لگا رہے ہیں۔ یہ 1954 کے ہیگ کنونشن کے تحت ان کے تحفظ کی علامت ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ بدترین حالات میں بھی انسانیت اپنے ورثے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ظاہر جب حالات اتنے خراب ہوں تو اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں پردے کے پیچھے ہونے والی سفارتی کوششوں کی۔ سفارتی محاذ پر بھی ایک طرح کی شطرنج کی بساط بچی ہے۔ امریکہ نے ایک 15 نقاطی امن منصوبہ بھیجا ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری طرف ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے اپنی 5 شرطیں رکھی ہیں اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے اقدام کا انتظار کر رہا ہے۔ اس بیچ پاکستان جیسے ملک بیچ میں آ کر معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ایرانی سفیر نے سراہا بھی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ان سیاسی اور فوجی بیانات کے بیچ ایک مذہبی اور اخلاقی آواز بھی اٹھ رہی ہے۔ پوپ لیو نے صدر ٹرمپ کے بارے میں امید ظاہر کی ہے کہ وہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی ایسا راستہ جس سے تشدد میں کمی آئے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی اپیل ہے جو براہ راست امریکی لیڈرشپ سے کی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور نقطہ نظر بھی ہے جو کہ امریکہ کے اپنے سیکیورٹی حلقوں سے آ رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ایک سابق چیف جو کینٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی امن معاہدے کے لیے ہمیں پہلے اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو امن کی کوششوں میں ایک اور پیچیدگی ڈال دیتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رک جاتے ہیں کہ جب امن کی باتیں تعطل کا شکار ہیں اور پورا خطہ ایک دھماکے کے دہانے پر کھڑا ہے، تو کیا ڈپلومیسی، کیا سفارتکاری اس جنگ کو مزید پھیلنے سے پہلے کوئی آف ریمپ یعنی باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر پائے گی؟ اس سوال کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔